हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड माई सेल्फ उमा मिश्रा। और फ्रेंड्स, हम उत्तराखंड एपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 नवंबर को, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके पेपर को। इसमें हमने फर्स्ट सीरीज़ में वहाँ के पुलिस एक्ट के बारे में जो है डिटेल में डिस्कशन किया है, और जितने सारे क्वेश्चंस आए थे सबका आंसर जो है वो हम कर चुके हैं। अब हम जो अगला अपने स्टार्ट करेंगे आज, वो आईपीसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन इसलिए अलग अलग करके आपको लोगों को दे रहे हैं ताकि जो सबकी सीरीज़ है वो अलग हैं, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का सी है और डी है, इस टाइप से। तो आप लोग को इकट्ठा करवा सॉल्व करवा देंगे तो दिक्कत होगी। तो हम सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हैं ताकि आप लोग चाहे भी जिस सीरीज़ के हों अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है जो पुलिस एक्ट से रिलेटेड है, तो आप जाकर के उसे एक बार देख के चेक कर लीजिएगा कि उसमें आपके कितने आंसर सही हैं, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आइए हम आईपीसी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईपीसी में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसमें पहला क्वेश्चन था कि कभी व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता है, वह दूसरे व्यक्ति को केवल सहायता करता है, वह अपराध का दोषी है। ऑप्शन ए है सामान्य आशय, दुष्प्रेरण, सामान्य उद्देश्य या आपराधिक षड्यंत्र। देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा दुष्प्रेरण, जिसको अबिटमेंट कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए या कोई अपराध करने के लिए उकसाता है तो वह दुष्प्रेरण का है, और यह जो है 107 में डिफाइन किया गया, जिसमें 3 प्रकार के अबिटमेंट के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है एक पुलिस ऑफिसर यह संस्कृति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, दोषी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के तहत, या भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के तहत, या भारतीय दंड संहिता की धारा 330 के तहत, या भारतीय दंड संहिता की धारा 327 के तहत। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 330 के तहत। अगर मान लीजिए कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को मार पीट के या अन्य तरीके से कोई यातना देकर के या कोई कष्ट देकर के यह कहता है कि तुम किसी ऑफेंस के लिए संस्कृति करो, तो वह जो है आईपीसी की धारा 330 के तहत दंड का भागी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि य की जेब में हाथ डालकर य की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है। य की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप क अपने प्रयत्न में असफल रहता है। दोषी है किस धारा के अंतर्गत? आईपीसी की धारा 499 के तहत, या आईपीसी की धारा 503 के तहत, या आईपीसी की धारा 504 के तहत, या आईपीसी की धारा 511 के तहत। जब हम अटेम्प्ट पढ़ते हैं उस समय जो लास्ट सेक्शन है हमारे इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 511, उसमें यह कहा गया कि जब कोई भी काम जिसके लिए कहीं अन्य उसके प्रयत्न को दंडनीय नहीं बनाया गया है तो उसके लिए यह धारा दी गई है। देखिए, अगर मान लीजिए भले ही आपको यह देखने से लगे कि यह ऑफेंस नहीं है, क्योंकि अगर किसी की जेब में या पॉकेट में आप हाथ डालते हैं चोरी के लिए और कुछ भी नहीं मिलता है तो यह चोरी नहीं होगी। सामान्य लोग यही समझते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि इंटेंशन था उसका चोरी करने का, इसलिए यहाँ वह चोरी के प्रयत्न का दोषी माना जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 511। अगला क्वेश्चन है य को सदोष हानिकारित करने के आशय से य के मूल्यवान प्रतिभूति को स्वेच्छा जला देता, ने अपराध किया? चोरी का, रिश्ती का, डकैती का, या प्रतिरूपण द्वारा छल का? देखिए, यह ना तो चोरी है, ना ही डकैती है, ना ही प्रतिरूपण द्वारा छल है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिश्ती का, जिसको मिसचीफ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य दोषी होगा। बलवा का, दंगा का, राष्ट्रद्रोह का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बलवा। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 308 संबंधित है ठग से, आत्महत्या करने के प्रयत्न से, हत्या करने के प्रयत्न से, या सदोष मानव वध करने के प्रयत्न से। तो देखिए, इसमें अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड है, यह 308 से संबंधित है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण के लिए अप्राप्त व्यय की आयु होनी चाहिए 20 वर्ष के अंदर, 21 वर्ष के अंदर, यदि पुरुष हो तो 16 वर्ष से कम, और यदि महिला हो तो 18 वर्ष से कम, या पुरुष हो तो 21 वर्ष से कम और महिला हो तो 18 वर्ष से कम। देखिए, जब आप उसमें व्यपहरण और अपहरण वाला हम पोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें
एज अलग अलग डिफाइन की गई है कि व्यपहरण के लिए आयु जो है वह लड़कियों की जो है 16 वर्ष से कम हो और पुरुष की 18 वर्ष से ज़्यादा हो, मतलब 18 वर्ष से कम हो तो उनका अगर व्यपहरण अगर होता है तो माना जाएगा कि यह विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यपहरण है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कि कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है? सेक्शन 79, सेक्शन 80, सेक्शन 78 और सेक्शन 81। इसका राइट ऑप्शन है सेक्शन 80। देखिए यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें से कहीं कुछ समझाने या समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहत्ति घोर उपहत्ति कहलाती है? देखिए इसमें कुल 8 प्रकार की उपहत्ति को घोर उपहत्ति बताया गया है, जिसके बारे में जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 320 में दिया हुआ है। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 92 का उद्देश्य है? चिकित्सक या चिकित्सा व्यवसायियों को संरक्षण, विधि व्यवसायियों को संरक्षण, मतदाता की स्थिति के व्यक्तियों को संरक्षण या उपर्युक्त सभी। देखिए सेक्शन 92 जो है वह बेसिकली चिकित्सकों के लिए दिया गया है संरक्षण, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से कौन सा अपराध शारीरिक, मानसिक ख्याति या संपत्ति के नुकसान या अपहानि कारित करने से संबंधित अपराध है? देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं, अत्याचार, डकैती, छल और मानहानि, इसमें कुछ लोगों ने मानहानि को सही माना है, लेकिन देखिए इसका राइट आंसर जो है वह चीटिंग होगा, मतलब ऑप्शन सी ही सही होना चाहिए। लेकिन अगर आंसर की में मानहानि देता है तो यह गलती होगा, क्योंकि राइट ऑप्शन इसका जो है वो चीटिंग है। यही एक ऐसा अपराध है जो आपके मेंटल या बॉडली और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी सबको हार्म पहुंचाता है या सबके विरुद्ध अपराध है। अगला क्वेश्चन है, अवैध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? देखिए अवैध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है जब वह कारित की जाए 2 से अधिक किंतु 5 से कम व्यक्तियों द्वारा, 5 या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा, कम से कम 7 व्यक्तियों द्वारा, कम से कम 10 व्यक्तियों द्वारा। देखिए ये सब यह बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है कि जब 5 लोग मिलकर के लूट करते हैं तो ही डकैती मानी जाती है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जब उपहत्ति शासय हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हुई हो, यह अपराध है, हत्या का अपराध है या सदोष मानववध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता, या हत्या होगा या घोर उपहत्ति होगी? इसका राइट ऑप्शन है मर्डर, जो है ऑप्शन सी। के पास पर्याप्त भोजन है लेकिन इसमें से कुछ वह दूसरे व्यक्ति जो भूखा है को नहीं देता है और इस कारण वह दूसरा व्यक्ति मर जाता, अदोषी होगा। देखिए इसमें क्या है कि किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भिखारी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद से अपना भोजन नहीं कर सकता तो वहाँ आप उसके भोजन के लिए लायबिल नहीं होगे। हाँ, लेकिन अगर वो आपको कोई क्लोज रिलेटिव है, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं या कोई और आपके आश्रित है, उसे अगर आप भोजन नहीं देते हैं तो आप लायबल होंगे। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप भोजन नहीं देते हैं जिसके प्रति आपकी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं बनती, तो वहाँ आपको किसी भी ऑफेंस के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन है कोई ऑफेंस नहीं है। अगला है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है धारा 29 में, धारा 29 क में, धारा 29 ख में और धारा 29 घ में। तो इसका सही ऑप्शन है धारा 29 क। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे हैं, तो वहीं उसी समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को बताया गया था उसको आप एक बार देख लेते तो काफ़ी अच्छा रहता। एनीवे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा कुछ मामलों में प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है? धारा 120 क, 121, धारा 154, धारा 159। देखिए इसका सही ऑप्शन है धारा 154। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग परिभाषित किया गया है? धारा 406, धारा 405, धारा 403 या धारा 415 में? इसका सही ऑप्शन है सेक्शन 403, मतलब धारा 403। अगला क्वेश्चन है कि किस वाद में न्यायालय ने निर्णित किया कि सामान्य आशय का मिलना घटना स्थल पर भी हो सकता है? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
है केस जो कि हर एक एग्ज़ाम में आता है, जो जिस भी एग्ज़ाम में आईपीसी से क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। और इसका राइट ऑप्शन है महबूब शाह वर्सेस इम्परन, जो है आपका ऑप्शन बी। अगला है भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत निर्वास गृह आदि में चोरी करना दंडनीय है। तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेक्शन 380। भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 376 ई में किए गए अपराध के लिए सजा होगी। तो इसमें जो भी ऑफेंस, इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 20 साल या 14 साल ना होकर के यह लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, मतलब आजीवन कारावास हो सकता है या मृत्युदंड। इसलिए जो है आपका इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और यह से कह देता है कि यदि यह भवन से बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे यह को गोली मार देंगे। क ने कौन सा अपराध किया। यहाँ देखिए यह अपराध सदोष परिरोध का होगा। अगला क्वेश्चन है कि घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। सेक्शन 159, सेक्शन 146, सेक्शन 147 या सेक्शन 148। इसका राइट ऑप्शन है सेक्शन 148, मतलब ऑप्शन डी। अगला है कि आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की कितनी आवश्यकता होती है। देखिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए 2 व्यक्ति ही अपने आप में पर्याप्त होते हैं, एक व्यक्ति तो आपराधिक षड्यंत्र कर नहीं सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 7, 5, 2 या 3, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2 व्यक्ति। अगला है कि आत्म प्रतिरक्षा के बारे में क्या सही नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कार्य अपराध नहीं है। ऑप्शन बी है कि मानहानि के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। लूट के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। यदि लोक प्राधिकारियों से सुरक्षा प्राप्त करने का समय उपलब्ध है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। देखिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि डिफेमेशन के लिए किसी प्रकार के प्राइवेट प्रतिरक्षा में आपको किसी की मृत्यु कारित करने का कोई राइट या फिर कोई रेमेडी नहीं मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला है कि आजीवन कारावास का अर्थ कितने कारावास से होता है। देखिए पहले तो इसके लिए कहा गया था कि 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा, लेकिन अब जो अमेंडमेंट हो गया उसके बाद यह है कि लाइफ टाइम के लिए हो गया, मतलब आजीवन कारावास अगर किसी व्यक्ति को दिया गया है तो वो संपूर्ण जीवन के लिए होगा, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट। अगला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 को किस लिए अधिनियमित किया गया। बाल विवाह रोकने के लिए, दहेज मृत्यु रोकने के लिए, यौन उत्पीड़न के मामलों रोकने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यह क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है कि कॉमन इसकी मार्किंग हो, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी ही होना चाहिए कि उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर हम इसके फिलोसफिकल एस्पेक्ट को देखें कि 498 को जो है आईपीसी में रखने का उद्देश्य क्या था, तो यह दहेज मृत्यु रोकने के लिए हो सकता है, लेकिन ये इसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट है। अगर इसको आयोग जो है नहीं इस तरीके से मानता है तो इसका ऑप्शन डी हो सकता है, तो मे भी इसका राइट ऑप्शन डी ही होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। सेक्शन 94, 92, 79 या 78। इसका राइट ऑप्शन है 78, क्योंकि जब आप 78 की एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे तो वहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि जो जल्लाद वाला है कि जब वो फांसी की सज़ा देता है तो किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि वह न्यायालय के निर्णय के आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी सेक्शन 78। और नेक्स्ट है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत था, क्योंकि वह कार्य की प्रकृति को जानने में समर्थ है, या उसने उत्तेजना के कारण अपराध किया है, या ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो भूल के भी इसका ऑप्शन सी आप लोग नहीं लगाए होंगे आई विश, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन ए होगा, वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि क यह धमकी देता है कि यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह यह के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार यह को प्रेरित करता है। कौन अपराध किया है, चोरी का, उद्यापन का, या संपत्ति का अभिमानी से दुर्विनियोग का, या आपराधिक न्यास भंग का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उद्यापन का। अगला क्वेश्चन है कि घ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, क उकसाए जाने के अनुसरण में य का वेधन कर देता है, य का घाव अच्छा हो जाता है, क दोषी होगा, क दुष्प्रेरक का दोषी होगा। देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी ही सही होगा, अगर बाकी
कुछ और कोई लगा तो रहा या कह रहा है तो वह सही नहीं होगा। तो मे बी आईपीसी वाला जितना सारा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम एविडेंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीआरपीसी को। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार मिला लीजिएगा, उसके बाद हमको बता दीजिएगा कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपके आईपीसी के सही हुए हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय।